वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड इन इंडिया स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड इन इंडिया ये लास्ट चैप्टर है। प्रीवियस सारे वीडियोस की एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन की भी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं सारी वीडियोस को, और इसके साथ साथ आपको लाइव टेस्ट के लिंक भी मिलेंगे। उसमें मैंने टेस्ट लिए थे, तो जिसने नहीं टेस्ट अटेंड करे थे लाइव में वो क्या कर सकते हैं, वापस से अब आप देख सकते हैं। वो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे। नीचे लिंक है, आपको उस पर टच करना है और अपना जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसका टेस्ट दे देना है, ठीक है। तो ऐसे एक चैप्टर के मैंने 3 टेस्ट लिए हैं, तो आपको 3 टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर नंबर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के। तो आप सारे देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन, मीनिंग और टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा पार्ट 2 वीडियो, उसमें हम रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड स्टडी करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर आपको बताया है इंट्रोडक्शन के पार्ट में कि फॉरेन ट्रेड इंडिया का बिफोर 1947 कैसा था। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था। इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला था, लेकिन उससे पहले इंडिया का ट्रेड कैसा था वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया है। तो इंडिया का जो ट्रेड था वो कॉलोनियल था बेसिकली। इंडिया के ऊपर देखो किसका राज था, इंग्लैंड का। इंग्लैंड की कॉलोनी थी इंडिया, तो यहाँ पे जो ट्रेड था वो भी कॉलोनियल ही था। India was a supplier of raw material to the industrialized nation, particularly England, and importer of manufactured goods. तो यहाँ पे इंडिया बेसिकली कर रही क्या थी, इंडिया सप्लाई कर रही थी रॉ मटेरियल टू दी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, जिसमें भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। 18th सेंचुरी के अंदर फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पर आया था, इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल की क्या थी, बहुत ज़्यादा नीड थी, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी रॉ मटेरियल की एट चीपर रेट, जो कि अवेलेबल कहाँ था, इंडिया के अंदर अवेलेबल था। तो वो यहाँ पे से क्या करते थे, रॉ मटेरियल को अपने नेशन के अंदर लेकर जाते थे और वहाँ पर जो है उसको प्रोसेस करके पूरा जो है गुड्स को बनाते थे। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स वो यहाँ पर इंपोर्ट करते। अब यहाँ पर इंडिया क्या कर रही थी, इंपोर्ट कर रही थी मैन्युफैक्चर गुड्स को। मैन्युफैक्चर गुड्स मतलब जो बने बनाए एकदम, उसमें और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स थी इंडिया। तो इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा था, हम ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहे थे। मीन्स दूसरी कंट्री के अंदर जा रहा था हमारा रॉ मटेरियल और हम यहाँ पर खरीद रहे थे मैन्युफैक्चर गुड्स को। लेकिन इसकी वजह से इम्पैक्ट किसको पड़ा था, जो हमारे कंट्री के अंदर इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट्स यूनिट्स थे उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था और बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट के यूनिट्स जो है वो शट डाउन भी हो गई थी। ये क्यों हुआ था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो भी इंग्लैंड के जो प्रोडक्ट्स होते थे और अदर कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट होते थे उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी और वो चीपर रेट पे अवेलेबल होते थे। लेकिन जो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स यूनिट्स थे, हैंडीक्राफ्ट्स यूनिट्स के जो प्रोडक्ट होते थे, जो भी हमारे इंडिजीनियस जो भी फॉर्म्स होते थे उनके जो प्रोडक्ट होते थे वो हैंडमेड होते थे। अब जब वो हैंडमेड होते थे तो उनकी जो प्राइसेस थी वो ज़्यादा होती थी। प्राइसेस जो थी हैंडमेड प्रोडक्ट की वो हायर होती थी एज़ कम्पेयर टू दी मशीनरी के जो प्रोडक्ट होते थे। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था, जो भी नेशन थे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इंग्लैंड को ही अपना एग्जांपल लेंगे, तो इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से क्या हुआ था, जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट थे वो अब यहाँ पर मशीन से यहाँ पर प्रोडक्शन होता था। अब जब मशीन से प्रोडक्शन होता था तो यहाँ पर जो है इनके पास सरप्लस प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया था। सरप्लस प्रोडक्ट मतलब जितने इनकी कंट्री को ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर इनको 100 की ज़रूरत है लेकिन इनके यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो 150 है, तो 150 में से 100 माइनस करेंगे तो इनके पास सरप्लस यूनिट्स
कितनी बचती हैं, 50 यूनिट्स बचती हैं। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो 50 यूनिट्स इनकी जो सरप्लस यूनिट बच रही है, इसका क्या होगा, ये ख़राब हो जाएंगी, तो ये यहाँ पर बेच देते थे एट चीपर रेट पे। इनका फॉरेन ट्रेड इसलिए ही डेवलप हुआ था क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था। मशीनरी से जो होते हैं प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के भी बनते हैं और चीपर रेट पे अवेलेबल होते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया था, जो हमारी जो इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट्स यूनिट्स थे उनको लॉस हो गया था क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स नहीं जो है सेल हो पा रहे थे। तो इसकी वजह से बहुत सारी तो शट डाउन हो गई थी। हाउएवर मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दैट वन इंडिपेंडेंस इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर II पीरियड व्यूड फॉरेन ट्रेड एज एन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर हम मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर इंटरनल, डोमेस्टिक और होम ट्रेड, ये सब सेम है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कभी पूछ सकते हैं होम ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड, ये सभी सेम है। इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड ये सब सेम है, आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड है क्या, जो भी बाइंग एंड सेलिंग होगी गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन दी पॉलिटिकल बाउंड्रीज और विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, उसको हम इंटरनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड बोलेंगे। एक कंट्री के अंदर, आप यहाँ पर कोई भी कंट्री ले लो, जो हमारी जो कंट्री है उसकी जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई भी ट्रेड हो रहा है, महाराष्ट्र के या वेस्ट बंगाल के बीच में, यूपी के बीच में, महाराष्ट्र MP के बीच में, इनके बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है, स्टेट टू स्टेट ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, इंडिया के अंडर ट्रेड हो रहा है, तो इसे हम इंटरनल ट्रेड बोलेंगे और डोमेस्टिक और होम ट्रेड, ठीक है। ये हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसके अंदर ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है। स्टेट टू स्टेट ट्रेड होगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रेड होगा, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट ट्रेड, तो ये सारा किस में आएगा, इंटरनल ट्रेड में ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया आपको, महाराष्ट्र टू वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा, यहाँ पे सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ये हैं इंटरनल ट्रेड के एग्जांपल, डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड। स्टेट टू स्टेट ट्रेड हो रहा है, लेकिन हमारी कंट्री के जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उसके अंदर ही ट्रेड हो रहा है ये, तो हम इसे इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। अब यहाँ पर फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड ये भी सेम है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अब इसमें क्या होगा, एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में होगा। Foreign trade is trade between the different countries of the world. It is called as international trade or external trade. For example, इंडिया का US के साथ ट्रेड होगा, इंडिया का जर्मनी के साथ ट्रेड होगा, इंडिया का सऊदी अरबिया, इराक, कुवैत के साथ ट्रेड होगा। तो ये जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ट्रेड हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये क्या है, फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड होगा जब दो कंट्री के बीच में ट्रेड होगा, इंडिया के बीच में और US के बीच में हो सकता है, सऊदी अरेबिया के बीच में हो सकता है, या फिर जर्मनी के बीच में हो सकता है। ये जो ट्रेड होगा ये अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होगा, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड होगा, फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू वेस्टरमैन एंड हॉल्टमैन। इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ के जो रेसिडेंट्स हैं उनके बीच में यहाँ पर ट्रांजैक्शन बताया गया है। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, 2 लाइन के आप याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पर टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड देखेंगे, तो यहाँ पर 3 टाइप के ट्रेड देखेंगे टाइप्स में, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। फर्स्ट इंपोर्ट ट्रेड में देखेंगे कि इंपोर्ट ट्रेड है क्या। इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड आपको इजी लगेगा, लेकिन बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इस कन्फ्यूजन में मत रहना कभी भी। मैंने इजीली यहाँ पर आपको लिख कर दिया है ये नोट्स के अंदर कि इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या है और एक एग्जाम्पल भी लिखा है, तो इससे क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा स्टडी करने के लिए। इंपोर्ट ट्रेड क्या है, यहाँ पर परचेज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज और इन्फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का
फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री, ठीक है। कभी भी हम कोई भी फॉरेन कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई भी इनफ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ठीक है, फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद कर ला रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, हम उसको खरीद रहे हैं, तो हम बोलेंगे इम्पोर्ट ट्रेड, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, इंडिया इम्पोर्ट पेट्रोलियम फ्रॉम इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल अच्छा दिया है, आपको हमेशा याद रखना है। इम्पोर्ट मतलब इंडिया क्या करेगी, इंडिया खरीदती है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम किससे खरीदेगी, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। यहाँ से जो भी इनफ्लो हो रहा है पेट्रोलियम का, इसे हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट ट्रेड। इंडिया इंपोर्ट कर रही है पेट्रोलियम, इंडिया क्या कर रही है, परचेज कर रही है पेट्रोलियम, ये इंपोर्ट ट्रेड हो गया। अब एक्सपोर्ट ट्रेड मीन्स यहाँ पर इसका रिवर्स होगा, इंपोर्ट ट्रेड का रिवर्स होगा। एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री और आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कंट्री टू फॉरेन कंट्री। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री से कोई किसी और कंट्री को हम क्या कर रहे हैं, कोई भी गुड्स और सर्विसेज को बेच रहे हैं। आउटफ्लो हो रहा है होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री, होम कंट्री इंडिया और फॉरेन कंट्री चाइना, हांगकांग, सिंगापुर। यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। फॉर एग्जांपल इंडिया एक्सपोर्ट टी, राइस, जूट टू चाइना, हांगकांग, सिंगापुर। इंडिया क्या कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे बेच रही है। टी, राइस और जूट किसको दे रही है, वो किसको बेच रही है, चाइना, हांगकांग और सिंगापुर को। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड हम बोलेंगे जब कोई भी प्रोडक्ट आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो मतलब होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री, होम कंट्री इंडिया और फॉरेन कंट्री चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, कोई भी प्रोडक्ट जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे आउटफ्लो। अब यहाँ पर थर्ड वन जो है वो है इंटरपोर्ट ट्रेड, मीन्स परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेलिंग टू अनदर आफ्टर सम प्रोसेसिंग। मतलब एक कंट्री क्या कर रही है, किसी और कंट्री से सामान खरीदती है, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस करती है और वापस से किसी और कंट्री को सेल कर देती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जापान इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस देन आफ्टर प्रोसेसिंग सेल देम टू अनदर अदर कंट्रीज। जापान क्या करता है, वो रॉ मटेरियल्स खरीदता है, रॉ मटेरियल्स खरीदता है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बनाना है, जैसे कि रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, ये सब को क्या करते हैं, वो बनाते हैं अपनी कंट्री के अंदर। लेकिन इसको बनाने के लिए उनको थोड़ा जो है रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो जापान क्या करता है, इंपोर्ट करता है, मतलब परचेज करना। वो परचेज करता है रॉ मटेरियल अलग कंट्री से, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस से वो क्या करता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बनाना है, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, रेडियो। अब ये जो प्रोडक्ट्स बना लेते हैं वो लोग जापान वाले, जापान में बन जाते हैं सारे प्रोडक्ट्स। अब ये क्या करते हैं, ये सेल करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब जब ये प्रोसेस हो गया, ये जो प्रोडक्ट्स इन्होंने बना लिए, तो अब क्या करेंगे, ये लोग सेल कर देंगे अदर कंट्रीज़ को। आफ्टर प्रोसेसिंग ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको किसी को भी जो है ये लोग बेच देंगे। तो ये हमारे तीनों भी टाइप्स ऑफ ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।